गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक हमने पढ़ा है बायोटेक्नोलॉजी का। क्या यूनिट 3 का एक टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी, उसके बारे में हमने पढ़ा। पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ी एंड उसकी डिफरेंट एप्लीकेशन देखी। एप्लीकेशन में सबसे पहले हम किसके बारे में प्लांट टिश्यू कल्चर देखा, उसके बाद हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में पढ़ा, बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ा, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ा एंड रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने दो एग्जांपल देखे थे, कौन कौन से। एक तो देखा था बीटी कॉटन जो कहां से ऑब्टेन किया, बैसिलस thuringiensis से। कौन सी जीन आइसोलेट की, क्राइजीन, और किसमें डाल दी, कॉटन के प्लांट में। और ये किसके अगेंस्ट में थी, इंसेक्ट के अगेंस्ट में थी। इंसेक्ट में भी कौन से, लेपिडोप्टेरियन लार्वा एंड होमोप्टेरियन लार्वा के अगेंस्ट में देखा था। उसके बाद हमने फ्लेवर सेवर टमेटो की बात की थी कि फ्लेवर सेवर टमेटो क्या होते हैं, ऐसे टमेटो जिनके हमने बाहर का जो उनकी सेल वॉल होती है पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज की बनी होती है, उसको हम क्या कर देते हैं, टाइट कर देते हैं। वो जीन हम आइसोलेट करते हैं और पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज की जीन हम किस में डाल देते हैं, टमेटो में, जिसके कारण वो टोमेटो क्या होते हैं, इजीली राइप नहीं हो पाते। इजीली से क्या नहीं होते, गलते नहीं है, जिससे हम उनको क्या करते हैं, लंबी दूरी तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है प्लांट टिश्यू कल्चर की, बायोटेक्नोलॉजी की नेक्स्ट एप्लीकेशन है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी मतलब प्रतिरक्षा विज्ञान। इम्यूनोलॉजी मतलब क्या होता है, प्रतिरक्षा विज्ञान। प्रतिरक्षा विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम इम्यूनिटी के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, एक तो होती है इन्नेट इम्यूनिटी, एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी, और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नाम से समझ में आ रहा होगा, इम्यूनोलॉजी का मतलब होता है प्रतिरक्षा विज्ञान। प्रतिरक्षा विज्ञान ऐसा विज्ञान जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में बेसिकली हमने किसके बारे में पढ़ा, प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में। अब प्रतिरक्षा तंत्र में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी क्या होती है हमारी प्लांट। जैसे हमें कोई बुखार हो गया, ठीक है, हमें कोई किसी बैक्टीरिया, जैसे हमें मलेरिया हो गया, मलेरिया में क्या हो गया, कोई इंसेक्ट ने हमें बाइट कर लिया, किसी इंसेक्ट ने हमें काटा और हमें क्या हो गया, मलेरिया हो गया। ठीक है, होता है फीमेल एनाफिलीज से मलेरिया हो जाता है और हमें क्या हो जाता है, मलेरिया बुखार। अब हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में क्या करती है, एंटीबॉडीज जनरेट करती है। क्या जनरेट करती है, ये जो बाहर से कोई भी पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, उसे तो हम क्या बोल रहे हैं, एंटीजन। और उस एंटीजन के अगेंस्ट में हमारी बॉडी क्या कर रही है, रिस्पॉन्ड कर रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी। ठीक है, जैसे आजकल कोरोना वायरस बहुत ज्यादा है। अब कोरोना वायरस तो क्या है, हमारी बॉडी के लिए एक एंटीजन की तरह एक्ट कर रहा है। अब इसकी कोई दवाई तो है नहीं। कभी कभी आपने सुना होगा कि किसी इंसान को कोरोना वायरस हुआ और वो अपने आप ठीक हो गया, उसने कोई दवाई नहीं ली, केवल वो घर पे अपने नॉर्मल उसने कुछ काढ़ा वाड़ा पिया, वो ठीक हो गया। तो वो काढ़ा वाड़ा क्या कर रहा है, तो एक तरीके से बॉडी क्या कर रही है, उस कोरोना वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज जनरेट कर रही है। प्लाज्मा सुन रहे हैं आप लोग कि प्लाज्मा थेरेपी करेंगे, तो वो क्या कर रहे हैं, जो ठीक हो रहे हैं उनमें क्या हो रही है, एंटीबॉडीज डेवलप हो रही है। तो वो एंटीबॉडीज एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या होती है, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हमारी बॉडीज क्या करती है, रिस्पॉन्ड करती है किसी एंटीजन के अगेंस्ट में। और इसी एंटीजन और एंटीबॉडी की स्टडी को हम क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी। ठीक है, अब हमारी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करती है। अब ये इम्यून रिस्पॉन्स, ये इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी में डेवलप होती है, वो दो तरीके से होती है। एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी, और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो हमें जन्मजात मिलती है, जो हम जब पैदा होते हैं, पैदा होने से ही हमारी बॉडी में कुछ इम्यूनिटी होती है, उसे तो बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। और कुछ एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हम क्या करते हैं, बर्थ के बाद में जो हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है, उसे बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जैसे एग्जांपल देखो, इन्नेट इम्यूनिटी, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले उसको फीड कराया जाता है, दूध पिलाया जाता है माँ को। उस मदर से उस बच्चे में एक एंटीबॉडीज आती है, उस मदर से बेबी में
एक एंटीबॉडी क्या होती है, ट्रांसफर होती है। उस एंटीबॉडी का नाम क्या होता है, आईजीजी। क्या होता है, आईजीजी। ठीक है, इसीलिए इम्यूनोग्लोबिन जी। इसीलिए कहा जाता है कि 6 मंथ तक बेबी को मदर का मिल्क फीड कराना चाहिए। क्यों कराना चाहिए, क्योंकि मदर के मिल्क में कौन सी एंटीबॉडी है, आईजीजी। ठीक है, और वो आईजीजी एंटीबॉडी मदर से कहाँ आ रही है, बेबी में। तो ये इम्यूनिटी जो उसे क्या मिली, बाय बर्थ मिली। क्या मिल रही है, बाय बर्थ मिल रही है। इसी टाइप की इम्यूनिटी को क्या कहते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक है, ये तो मिली बाय बर्थ। लेकिन जब बच्चा बॉर्न हो गया, बॉर्न होने के बाद उसे तरह तरीके के वैक्सीनेशन करवाया जाता है। कहा जाता है कि 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद पोलियो का वैक्सीन करवाओ, दूसरे वैक्सीन बोलते हैं हेपेटाइटिस का लगवाओ। ठीक है, इतने सारे वैक्सीन लगवाते हैं उसको। 3 महीने, 6 महीने, 2 महीने, 1 साल, 3 साल तक, 5 साल तक वैक्सीनेशन करते रहते हैं उस बच्चे का। ये वैक्सीनेशन क्यों होते हैं, कि वो डेवलप करे क्या, इम्यूनिटी डेवलप करे अपनी बॉडी के अंदर किसी एंटीजन के अगेंस्ट। ऐसी इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो बच्चे ने क्या की, बाहर से ली, उसे हमने क्या बोला, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, अब इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में समझे। इन्नेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी जो क्या करे, बच्चा बाय बर्थ ले, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो जो बच्चा किसके थ्रू ले, वैक्सीनेशन के थ्रू, या कोई दवाई के थ्रू, या एंटीबॉडी वो दवाइयों के थ्रू, या वैक्सीन के थ्रू, या एंटीबायोटिक के थ्रू। तो वो कैसी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, अब ये इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्यों डेवलप करता है, क्योंकि जब भी हमारी बॉडी पर कोई एंटीजन, एंटीजन क्या होता है, एनी फॉरेन पार्टिकल, एनी फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन मतलब कोई भी विदेशी तत्व यदि हमारी बॉडी के अंदर, जैसे अभी चीन ने अटैक कर रखा है इंडिया पर, तो चीन क्या है, हमारी इंडिया के लिए फॉरेन है, फॉरेन पार्टिकल है, जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी को क्या कर रहा है, डाउन कर रहा है। इसी तरह जैसे कोई भी फॉरेन पार्टिकल है, अब क्या डस्ट हो, जब हम डस्ट इनहेल करते हैं, जैसे क्या हुआ, आप धूल में खेले, ठीक है, आपने क्या की, डस्ट इनहेल की, और डस्ट इनहेल करते ही, डस्ट क्या है आपकी बॉडी के लिए, एक फॉरेन पार्टिकल है। ऐसा फॉरेन पार्टिकल जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, बाहर से इनहेल कर रहे हो, उसे क्या बोलते हैं, फॉरेन पार्टिकल। ठीक है, तो ये फॉरेन पार्टिकल जैसे ही आपने डस्ट को इनहेल किया, आपको एकदम से क्या आती है, छींक आती है, स्नीज करते हो। ये छींक किसका रिस्पॉन्ड कर रही है, छींक क्या है, एक तरीके से आपकी बॉडी ने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया है, डस्ट के अगेंस्ट में आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया, और जो भी डस्ट आपकी बॉडी के अंदर चली गई उसको क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो ये एंटीजन, ये जो डस्ट है वो एक्ट कर रही है एज एन एंटीजन। डस्ट किसकी तरह एक्ट करती है, एज एन एंटीजन। तो इसी को कोई भी फॉरेन पार्टिकल, ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए क्या है, नया है, उसे हम क्या कहते हैं, एंटीजन। और इस एंटीजन के अगेंस्ट जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, उसे हम क्या कहते हैं, एंटीजन के अगेंस्ट, एंटीजन के अगेंस्ट जो हमारी बॉडी, अगेंस्ट बॉडी जो रिस्पॉन्ड करती है, बॉडी क्या करती है, रिस्पॉन्ड करती है। बॉडी क्या करती है, हमारा शरीर उसके अगेंस्ट में क्या करता है, प्रतिक्रिया देता है, उसको क्या कहते हैं, एंटीबॉडी। अब ये एंटीबॉडी किस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, उसके अलावा एंटीबॉडी 5 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, 5 टाइप की। कौन कौन सी, IgG, IgM, IgE, IgA एंड IgD। ये 5 टाइप की क्या होती है, एंटीबॉडीज होती है, जो किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट में क्या करती है, रेस्पॉन्ड करती है। और एंटीजन, एंटीबॉडी एंड इम्यूनिटी की स्टडी हम किस में करते हैं, इम्यूनोलॉजी। इट इज ऑल्सो ए ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसलिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इम्यूनोलॉजी के बारे में भी एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, इम्यूनोलॉजी के बाद नेक्स्ट जो हम ब्रांच पढ़ेंगे वो है एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। क्या है, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, एनवायरमेंट मीन्स क्या होता है, पर्यावरण विज्ञान। ठीक है, पर्यावरण जैव प्रौद्योगिकी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, एनवायरमेंट मीन्स सराउंडिंग। सराउंडिंग, सराउंडिंग मतलब हमारे आसपास का जितना भी एरिया है उसे हम क्या कहेंगे, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में 2 फैक्टर्स होते हैं, एक होते हैं बायोटिक फैक्टर और एक होते हैं अबायोटिक फैक्टर।
बायोटिक फैक्टर्स और अबायोटिक फैक्टर। अबायोटिक मतलब कोई भी फिजिकल फैक्टर्स हो गया, कोई भी केमिकल फैक्टर हो गया। फिजिकल और केमिकल फैक्टर जैसे ड्रॉट मतलब सूखा पड़ गया, या फिर बहुत ज्यादा बारिश हो गई, फ्लड आ गया, ठीक है, या फिर सूखा पड़ गया, या फिर बहुत ज्यादा बारिश हो गई, या फिर हमारी जो सॉइल है, जो मृदा है, वो कैसी होगी, एल्केलाइन होगी। एल्केलाइन मतलब क्षारीय हो गई, या फिर बहुत ज्यादा एसिडिक हो गई। एसिडिक मतलब बहुत ज्यादा अम्लीय हो गई, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स क्या कहलाते हैं, एबायोटिक फैक्टर, ठीक है। या फिर हमारी बॉडी या फिर हमारी सॉइल में क्या मिक्स कर दिया, हैवी मेटल मिक्स कर दिया, या फिर डाई मिक्स कर दी। तो ऐसे फैक्टर्स जो हमारी सॉइल को क्या करे, अफेक्ट करे, ये इनको क्या कहते हैं, एबायोटिक फैक्टर। अफेक्ट करे या नहीं करे, लेकिन इनको क्या कहते हैं, ऐसे केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स को क्या कहते हैं, अबायोटिक फैक्टर। और ये अबायोटिक फैक्टर्स हमारी सॉइल को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, और सॉइल का न्यूट्रिशन क्या करते हैं, अब्सॉर्ब कर लेते हैं, कम कर देते हैं, डिक्लाइन कर देते हैं, जिसके कारण सॉइल कैसी हो जाती है, बंजर हो जाती है। अब बायोटिक फैक्टर्स में कौन से आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो सॉइल के लिए अच्छे होंगे या फिर क्या होंगे, बुरे होंगे, ठीक है। एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, एसिड रेन। एसिड रेन क्या होती है, बारिश होती है, बारिश के समय क्या हो, सल्फ्यूरिक एसिड, कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, H2SO4 यदि रेन वाटर में क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, एसिड रेन, ठीक है। यहाँ पे जो pH होता है वो क्या हो जाता है, 5 से कम। pH क्या हो जाता है, 5 से कम, इसे क्या कहते हैं, एसिड रेन। दूसरा होता है क्या, ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन सबको पता है, ओजोन में क्या होता है, छेद, ओजोन अपक्षय है ना। ओजोन में क्या हो गया है, छेद हो गया है। कैसे, क्यों हो गया है, क्योंकि बहुत सारी गैसेज हैं, वो क्या हो रही है, बहुत सारे व्हीकल्स में क्या, बहुत सारे व्हीकल्स चलते हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज चलती है, इंडस्ट्रीज चलती है, इनका धुआं क्या कर रहा है, ओजोन को, इनके धुएं में क्या होती है, गैसेज होती है, और ये गैसेज किससे, एटमॉस्फेयर से मिक्स होकर ओजोन को क्या कर रही है, डिप्लीट कर रही है, पतला कर रही है, ठीक है। तो इस ओजोन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गैसियस एमिशन पर रोक लगानी पड़ेगी। गैसेस कौन, बेसिकली ओजोन डिप्लीशन के लिए जो मेन गैस है वो कौन सी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारी एनवायरमेंट की प्रॉब्लम है जो हम एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी से, एसिड रेन हो गया, ओजोन डिप्लीशन हो गया, ग्रीन हाउस गैसेज हो गई, ये सारी गैसेस क्या कर रही है, एनवायरमेंट को क्या कर रही है, हार्म कर रही है। और एनवायरमेंट को हार्म कर रही है, तो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट एनवायरमेंट के क्या बन गए, लॉ, रूल्स, नियम बने हैं, जिससे क्या कर सके, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी की, वो है इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी औद्योगिक की जैव प्रौद्योगिकी। इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, प्रोडक्शन किसका, एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन पढ़ सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड का प्रोडक्शन पढ़ सकते हैं। ऑर्गेनिक एसिड में जैसे सिट्रिक एसिड हुआ, ठीक है, इनका प्रोडक्शन पढ़ सकता है। एंटीबायोटिक में जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, इन एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो इन सब का प्रोडक्शन करने के लिए जो इक्विपमेंट यूज करते हैं वो कौन सा होता है, फर्मेंटर। क्या यूज करते हैं, फर्मेंटर। और जो टेक्निक यूज करते हैं वो कौन सी होती है, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। फर्मेंटेशन टेक्निक कौन सी यूज करते हैं, फर्मेंटेशन टेक्निक मतलब किण्वन। क्या यूज करते हैं, किण्वन तकनीक, ठीक है। और जो इक्विपमेंट है वो कौन सा है, फर्मेंटर। अब फर्मेंटर भी दो तरीके के फर्मेंटेशन होता है, एक होता है बैच फर्मेंटेशन, दूसरा होता है कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन, ठीक है। एक होता है बैच फर्मेंटेशन, एक होता है कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन। तो सबसे पहले हम बात करें किसकी, बैच फर्मेंटेशन की।
बैच फर्मेंटेशन बेसिकली 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। एक होता है लैग फेज, एक होता है, दूसरा होता है लॉग फेज, तीसरा होता है स्टेशनरी फेज, एंड फोर्थ इज डेथ फेज या फिर इसको बोल सकते हैं डिक्लाइन। ठीक है, तो फर्मेंटेशन का बेसिकली क्या प्रोडक्शन है, एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन कर सकते हो, ऑर्गेनिक एसिड का प्रोडक्शन कर सकते हो, बियर, वाइन, अल्कोहल, ये सारी जो प्रोड्यूस होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, फर्मेंटेशन के थ्रू। अब फर्मेंटेशन होता किसमें है, फर्मेंटर में होता है। फर्मेंटेशन दो तरीकों से होता है, या तो आप बैच फर्मेंटेशन यूज करो या फिर कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन। बैच मतलब रुक रुक कर, कंटिन्यूअस मतलब लगातार। ठीक है, बैच फर्मेंटेशन में टोटल 4 स्टेजेस होती है फर्मेंटेशन की। पहली लैग फेज, दूसरी लॉग फेज, तीसरी स्टेशनरी एंड फोर्थ इज डेथ फेज। अब होता क्या है बैच फर्मेंटेशन, देखो क्या होता है बैच फर्मेंटेशन। आपको क्या करना है, जैसे अल्कोहल प्रोडक्शन करना है, तो अल्कोहल या फिर आप बोल दो आपको एंटीबायोटिक प्रोडक्शन करना है, और वो भी कौन सी प्रोड्यूस करनी है, पेनिसिलियम एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करनी है। कौन सी एंटीबायोटिक, पेनिसिलियम। ठीक है, पेनिसिलियम एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करनी है, और पेनिसिलियम एंटीबायोटिक जो प्रोड्यूस होती है वो होती है पेनिसिलियम नोटेटम से। नोटेटम या फिर पेनिसिलियम ट्राइसोजीनम से। अब आपको क्या करना है, यदि आपको एंटीबायोटिक कौन सी, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करनी है, तो सबसे पहले ये क्या होती है, फंजाई होती है, पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम ट्राइसोजीनम। तो फंजाई को सबसे पहले आप एक क्या दोगे, न्यूट्रिएंट मीडिया। जब भी किसी को ग्रो करना होगा आपको मीडिया देना ही पड़ेगा। न्यूट्रिएंट मीडिया, आपने न्यूट्रिएंट मीडिया किसमें डाल दिया, फर्मेंटर में डाल दिया, और फर्मेंटर में क्या डाल दिया आपने, आपकी फंजाई डाल दी। ठीक है, अब जैसे जैसे किसी चीज को कोई को न्यूट्रिशन मिलेगा, एक बार एक ग्राफ देखना। ठीक है, अब क्या हुआ, आपने क्या किया, ये रहा आपका फर्मेंटर। इस फर्मेंटर में क्या है, एक तो न्यूट्रिएंट मीडिया है, और दूसरी आपकी कौन सी है, फंजाई, पेनिसिलियम नोटेटम या पेनिसिलियम ट्राइसोजीनम। तो सबसे पहले आप जैसे कभी आपने क्या किया, आप सब छोटे थे, जब पहली बार 12th पास करके कॉलेज में आए, तो किसी का अगर यहाँ पे नहीं है, वो हॉस्टल में रह रहा है, ठीक है माना, तो वो घर से पहली बार बाहर निकला, घर से पहली बार बाहर निकलेगा और उस रूम पे जाएगा जहां पे उसके पेरेंट्स ने उसको रोका है। ठीक है, वहां पे वो रहने लगा, तो पहले आपको 2-4 दिन 10 दिन आप वहां आपको वो माहौल एडजस्ट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि आप बचपन से तो घर पे रहे हो, और अचानक से आपको ऐसे घर में रख दिया जहाँ पे आपके मम्मी पापा नहीं है, भाई बहन नहीं है, केवल आप और रूम। ठीक है, तो आपको क्या नहीं हो पाते, एडजस्ट नहीं हो पाते। फिर क्या होता है, थोड़े दिन बाद आपके फ्रेंड्स बनते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स बनते हैं, और वो उन फ्रेंड्स के साथ आप इतना घुल मिल जाते हो, इतना घुल मिल जाते हो कि आपको क्या होती है, अपने पेरेंट्स को भूल जाते हो। भूलते भी नहीं हो तो, लेकिन आपको कम याद आती है पहले के कंपैरिजन में, तो वो आपको क्या होता है, उस वक्त आप बिल्कुल रम जाते हो अपनी कॉलेज लाइफ में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, थोड़े दिनों बाद अब आप वही काम कर, जैसे ही आपका 3rd ईयर आने वाला होता है, आप क्या, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर में आप थोड़े से दिन आप क्या हुए, बोर हुए, लेकिन फिर आपके फ्रेंड्स बन गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आया जब आपके फ्रेंड्स, 3rd ईयर आ गया और आपका कॉलेज लाइफ खत्म होने वाली है, वो हो गया, और उसके बाद आप कॉलेज से निकल जाते हो। इसी तरह बैच कल्चर में होता है। बैच कल्चर में क्या होता है, जैसे ही न्यूट्रिएंट मीडिया फंजाई को दिया, तो फंजाई पहले उस न्यूट्रिएंट मीडिया को देखती है कि क्या है, एडजस्ट होने की कोशिश करती है उस फर्मेंटर में। तो जब वो एडजस्ट होने की कोशिश करती है, जब उसकी ग्रोथ क्या होती है, स्लो होती है। इस फेज में क्या होती है, ग्रोथ स्लो होती है, और इस फेज को क्या कहते हैं, जब वो एडजस्ट करने की कोशिश कर रही होती है, ग्रोथ क्या है, स्लो है, ग्रोथ क्या है, स्लो, तो उस फेज को क्या बोलते हैं, लैग फेज। क्या कहते हैं, लैग फेज। फिर क्या हुआ, जब आपके फ्रेंड्स बन गए, तो आप क्या करते हो, एकदम से फास्ट ग्रोथ करते हो, आप पढ़ाई में भी अच्छे हो जाते हो, सब कुछ अच्छा करते हो। उस फेज को जब उसमें अब क्या हो गया, बैक्टीरिया, इस फंजाई को भी न्यूट्रिशन को उसने एडजस्ट हो गई उस एनवायरमेंट में, और इसने बहुत तेजी से एकदम क्या करी, रैपिडली ग्रोथ की। इस फेज को क्या बोलते हैं, लॉग फेज। उसके बाद क्या होता है, एक टाइम के बाद ये न्यूट्रिएंट मीडिया क्या होता है, खत्म हो जाता है, तो ये उसकी कौन सी हो जाती है, स्टेशनरी फेज, मतलब कम हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद मीडिया बिल्कुल खत्म हो गया, तो ये उसकी हो गई डेथ फेज।
ठीक है। तो ये 4 फेजेस होती है बैच कल्चर में, लेकिन कंटिन्यूअस कल्चर में ऐसी कोई फेज नहीं है। वो अकोमोडेट हो गई, एक बार एडजस्ट हो गई न्यूट्रिएंट मीडिया के साथ, उसके बाद जैसे ही न्यूट्रिएंट मीडिया खत्म होने वाला होता है हम दोबारा से ऐड कर देते हैं, फिर खत्म होने वाला होता है फिर ऐड कर देते हैं। तो कंटिन्यूअस लैग लॉग फेज चलती रहती है, यहाँ पे स्टेशनरी और डेथ फेज नहीं होती है। आगे बात समझ में। तो सबसे पहले कौन सी फेज, लैग फेज, फिर जब रैपिड ग्रोथ करती है तब लॉग फेज, फिर स्टेशनरी और डेथ फेज। ये आपका हो गया इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बायोटेक्नोलॉजी खत्म होता है। बायोटेक्नोलॉजी पे जब भी क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, राइट ए डिटेल नोट ऑन बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो सबसे पहले आपको क्या, एक कंप्लीट विस्तृत लेख लिखिए बायोटेक्नोलॉजी और उसके अनुप्रयोगों के बारे में। तो सबसे पहले आप बायोटेक्नोलॉजी की क्या बताएंगे, डेफिनेशन बताएंगे। बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन के बाद आप उस टर्म किसने दी, कार्ल इराकी ने दी। ठीक है, डेफिनेशन करने के बाद आप उसकी डिफरेंट ब्रांचेस बताएंगे। डिफरेंट ब्रांचेस में आप जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, प्लांट टिश्यू कल्चर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, ये सारी ब्रांचेस बताएंगे। ब्रांचेस बताने के बाद आप एक हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप बताएंगे इंडस्ट्री एक के बारे में। ठीक है, एक पैराग्राफ लिखेंगे। ये 8 से 10 ब्रांचेस हैं और इन 10 ब्रांचेस के बारे में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। और यहाँ पे आपका फिर इस तरीके से लिखकर आप इनकी एप्लीकेशंस, इनकी एक ब्रांचेस के बारे में लिखेंगे, सर इंडस्ट्रियल के बारे में, रिकॉम्बिनेंट के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। और यहाँ पे ये चैप्टर भी क्या होता है, कंप्लीट। कल एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, उससे पहले आप एक बार इसको रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।